मैं आपको ऐसे के ऊपर थोड़ी सी जनरल डिस्कशन करूंगा। मेरी टैबलेट दें जुनेद। जुनेद, मुनीबा के में मेरी टैबलेट दें मुबीना को। और सुपर बैच कैसे मैंने चेक किए थे, वो उसमें पड़े होंगे, अभी इन्होंने शिफ्ट नहीं किया है। तो अगर शिफ्ट किया है लैपटॉप में तो लैपटॉप ही लेके आए मेरा 2 मिनट। मैं आप सबको इंडिविजुअली बता देता हूँ, आप ऐसे में प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं। सारे बच्चे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ब्रेक तो मैं हर दफ़ा करता हूँ और फिर ब्रेक भी करके बता देता हूँ। पहले जिनके ऐसे ठीक हैं, वो बेटा 5 PM उनका नाम। सैम, आप कैसे ठीक होता है? कंटेंट आप बेहतर कर लेंगे तो आप निकल जाएंगे इंशाल्लाह। मिशेल, तुम्हें मैंने पास किया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 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 रीसेंट डेज कह लें, रीसेंट वीक्स कह लें। आपका ऐसे बड़ा बैलेंस था मिशेल, समझ रहे हो? अच्छा जी। जी सर। अब आप पिक करती जा रही हो डोमेन ऐसे की। रिगार्डिंग सक्सेस रेट मैं आपको बताता हूँ। कल पीएमएस रिजल्ट आया है और मैं आपको फिंगर टिप्स पे बता देता हूँ। मिशेल पुरानी मेरी स्टूडेंट है, और एमन एमन को भी पता है हम पुराने स्टूडेंट हैं। मेरे दोनों बच्चे हैं सर, रफशा भी है पुरानी, सैम भी आया है जी बेटे। इसमें लोगे ना मेरी, गिव मी ए मिनट। बॉक्स वाली तो नहीं है लोगे, मॉक टेस्ट आपने इधर भेजे हैं इनको? सेंड इधर से हुए हैं। 1 मिनट। हाँ, मिल गए। थैंक यू। अच्छा बच्चों, मैं आपको रिकॉर्डिंग ऐसे के बता दूं। वासे वहाब, मैं अक्सर नाम लेता हूँ उनके, उनके ऐसे मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। सीएसएस भी पास, पीएमएस भी पास। कल भी पीएमएस का रिजल्ट आया तो वो लिस्ट में थे। हर दफा लिस्ट में होते हैं। सुपर बैच के स्टूडेंट हमारे, 2 सालों से। नहीं, मैं जरा शायद तुम्हें बता रहा हूँ ना कि तुम जो कह रही हो अच्छा नहीं हो रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ। इकरा जफर, सीएसएस भी पास, पीएमएस भी पास। सुपर बैच के स्टूडेंट हर दफा, एक ये नहीं कि फेल हो, हर दफा पास होते हैं सिवाय एक आध अटेम्प्ट के, जिसमें कोई एक आधा सब्जेक्ट उड़ जाता है, या प्रेस ही उड़ गया, या पिछली दफा एक आध इनमें से एक का ऐसे उड़ गया। कल जब नाम मैं लेना शुरू करूंगा, हशाम था, शाहीन, इकरा, वासे, वहाब। अच्छा, उसके बाद आपका इफ्तिखार। मतलब देर आर ऑलमोस्ट 15 to 17 स्टूडेंट्स। उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्ट्रक्चर बड़ा वीक था, जिस तरह तुम लोग लिखते हो, लेकिन उन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया। आयशा मुनव्वर, उसका स्ट्रक्चर ऐसा था। वो ही पास हो गई हैं बीएमएस में, 1 साल तैयारी की थी उन्होंने। अच्छा, उसके बाद अज़का सुपर बैच के अंदर थी, शी आल्सो क्लियर सी एस एस एस। शाजिया, मैं नाम लेता जाऊंगा आपका अब। सुबह एक मैसेज आया था उसका, रजाक का। मैंने फेसबुक पे लगा रहा सबके नहीं लगाए, क्योंकि होता है तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा कि बच्चे फेल होते हो। इससे पहले सीएसएस रिजल्ट था तो इनके बैच में, जी वालेकुम सलाम, एमन के बैच में थी डॉक्टर मापारा और शुएब, बाकी बच्चे सारे। मैंने जिन बच्चों के ऐसे, जिस तरह मिशल है, इसका एग्जाम निकल जाना है, अब जिस लेवल पे आई है इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स वो होते हैं हमारे जो हमारे बैचेज में होते हैं, और सबको पता होता है कि सर्वकार के बैचेज में स्टूडेंट्स हैं, और सब फिर लिस्ट में नाम देखते हैं, और काफ़ी सारे के नाम मैं नहीं बोल रहा। आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं आपको पास करता हूँ या फेल करता हूँ, देर इज ऑलवेज अ रीजन। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि 100% गारंटी हम आपको दे दें कि आप पास होंगे। देर इज ऑलवेज अ चांस, जहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। ऑलवेज अ चांस, जिस तरह लाइफ है। लेकिन मेजोरिटी की केस में मैं आपको बताऊं, कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जिसने सीएस पीएमएस क्लियर ना किया हो। मैं आपको 3 4 5 साल का ये बता रहा हूँ, जो कंसिस्टेंट थे। मोहसिन है,
720 मार्क्स में था मोहसिन। सैफ है वो स्पेशल में, अभी स्पेशल का पेपर दिया था। गुलरुख थी, सॉरी गुलनाज, मिशल के साथ ही थी, कर गई। सदाम मिशल के साथ ही, मिशल याद है आपको, सदाम और गुलनाज, और वो भी ये स्पेशल, स्पेशल पास कर गया, ये भी पास कर गए। डॉक्टर इकरा भी आपको याद होगी, इसी तरीके से मैं विश, वो आपको याद होगी, वो बच्ची आपके साथ होती थी। आपका जो सा था, वासे थे, वहाब थे, ये वो सारे बच्चे इकट्ठे ही हैं, एक बैच के अंदर ऐड है सारे, हमारे मैराथन के अंदर ऐड है सारे। हाँ, हर बच्चा नहीं करता। अब उसकी मैं फैक्टर बताऊं, जो कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स जो भी हैं, या वो सीएसएस में पास है या वो पीएमएस में पास है, ऐसा नहीं है कि वो फेल, ये नहीं है कि वो फेल है। हाँ, एक और चीज होती है, एक जहां स्टूडेंट था मेरा, वो ऐसे में रह जाता था, अब हुआ क्या, वो उसकी थर्ड टाइम थी, वो ऐसे प्रेस सब में पास हुआ, इस्लामियात में उड़ गया। मैं वो सबके नाम भी, कोई डॉक्टर इरशाद की बात कर रहा हूँ, उस तरह तो मैं नाम ढेर सारे लूंगा। इरशाद तो बड़ा अच्छा बच्चा है, फिर अब्दुल्ला भी है, इरशाद है, अब्दुल्ला है, फिर बख्तावर भी है, अलीजा भी है, फिर तो वो नाम बढ़ते जाएंगे, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आप लोगों को मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों में से मेजोरिटी बच्चे लिस्ट में होंगे। ये मैं आप लोगों को इसलिए नहीं कह रहा कि इनकरेज कर रहा हूँ, क्योंकि ये सुपर बैच का ऐसे ही ट्रेंड है, मेजोरिटी लिस्ट में होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, ऑप्शन में नंबर नहीं आते। अगर आप कहेंगे सारे के बच्चे पास होते हैं, तो फिर 1 to 3 पोजीशन में क्या होता है, बाज का इंटरव्यू में, बाज का ऑप्शन के अंदर नंबर नहीं होते। यानी कि हर साल में टॉपर कैसे निकाल सकता हूँ, अगर तुम लोग रिटर्न में नंबर चलो, तो मैं हर साल एक टॉपर निकाल दूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, वजिया पास हुई पीएमएस के अंदर, तो वजिया के 715 नंबर थे, इंटरव्यू में हाईएस्ट नंबर थे पाकिस्तान में, 131। लेकिन रिटर्न के अंदर 715 थे, ऐसे प्रेसी तो पास कर गई, रिटर्न में 715 थे, नहीं एलोकेट हुई। वहाब और वजिया दोनों यहाँ पे इंटरव्यू तैयार करते रहे, कहीं नहीं गए ये बच्चे, मैं भी अपने नहीं कह रहा, इनके लिए कह रहा हूँ। वहाब के 129 नंबर इंटरव्यू में थे, 200 में से, 200 में से पीएमएस में पाकिस्तान में उस टाइम में वजिया वहाब के हाईएस्ट थे। वहाब भी फर्स्ट टाइम में पास कर गया था। अब ये चीजें मैं आपको आपकी इंकरेजमेंट के लिए बता रहा हूँ, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ये सारे सुपर बैच की कौम है। मेरे पास सिदरा के अभी सीएसएस एग्जांपल है, ये मेरे लैपटॉप में इन कैसे पड़े हुए हैं, मेरी फिंगर टिप्स पे याद है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, इन डिस्करेज नहीं होना जब मैं चेक कर रहा होता हूँ, मैं चेकिंग ऐसे ही करता हूँ। आप सिदरा से पूछोगे, मैंने उसको हमेशा फेल किया होगा, अक्सर, हमेशा तो नहीं, अक्सर, बड़े कम 40 नंबर देता हूँ। आप वासिफ आप से पूछोगे, मैं फेल करता रहा हूँ उनको। आप डॉक्टर शाह से पूछोगे, बाकी से जिनसे पूछोगे, लेकिन आप ये देखोगे कि आपके अंदर एक असिस्टेंट स्टूडेंट थे आपके बैच में, और वो अब सिविल सर्विस में है। एक तो हिम्मत ना छोड़े। दूसरा, मैं ये नहीं कहता कि हम कोई जादू करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक आते हैं मॉक टेस्ट देने, एक आते हैं पहले दिन से। मेरे पास स्टूडेंट वो होते हैं जिनको मैं अपना कहता हूँ, जो कि पहले दिन से मेरे साथ होते हैं, मॉक टेस्ट वालों को मैं काउंट नहीं करता रिजल्ट के अंदर। आप भी उस लिस्ट में आ चुके हैं जो मेरे साथ है। बाकी अल्लाह करम करेगा हम सबके लिए। अगर आप कामयाबी का रेट पूछे, मैं 90% कहूंगा। 10% इज ऑलवेज चांस, मशीन भी 90% तक की जाती है, 10% रिजल्ट नहीं देती। अब आपके एसएस के अंदर इश्यूज क्या हैं, मुझे उस पर सीरियसली आप लोगों से थोड़ी बात करनी है, कि मैं जब आपके एस चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप डिलीवर नहीं करते उस तरह से जिस तरह मैं सोचता हूँ। मैं आपको मिशल कैसे भी दिखाता हूँ, मैं आपको बाकी कैसे भी दिखाता हूँ, सबका दिखाता हूँ, मुझे बदनाम दिखाते जाएंगे। ये इश्तियाक साहब है जी, आप कैसे निकाल लेते हैं इश्तियाक, बारी बारी सबका खोल लेते हैं। आज मैं पेपर ब्रेकअप नहीं करूंगा, मे बी मैं आपको ऐसे दिखा दूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी लूमिंग ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज, एविडेंस मिसिंग थी, कैसे चैलेंज, लूमिंग चैलेंज कैसे है, टोटली मिसिंग, एविडेंस वाज मिसिंग। अच्छा,
क्लाइमेट चेंज, फूड इनसिक्योरिटी तो आपने लिंक भी नहीं किया प्रॉपर, मतलब तीन पॉइंट्स थे ना आपके। इधर यूज फ्रेजेस क्लॉजेस, आपने कभी फ्रेज यूज किया है, कभी क्लॉज यूज किया आउटलाइन बनाने के लिए? एक यूज करते होते हैं। फिर यहाँ पे मैं आपको एक चीज ऐड करूं। वन इंपॉर्टेंट चैलेंज ह्यूमन लाइफ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इज द लूमिंग फूड इनसिक्योरिटी। टॉपिक क्या है जी? क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, लूमिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। कुछ पॉइंट्स पे आपने इसको बहुत लिंक किया है, अक्सर पॉइंट्स पे आपने लिंक नहीं किया हुआ। लाइक यहाँ पे आउटलाइन के अंदर आपने अच्छा लिंक किया हुआ था, पैराग्राफ के अंदर जाके आप ढीले पड़े हैं। तीन फैक्टर को आपने लिंक करना था और बड़ा अच्छा करना था। यहाँ पे वीक बहुत बच्चे आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा जरा। आपने यहाँ सुनना शुरू किया, श्रिंकिंग ऑफ ग्लेशियर इज अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट माइट बिकम अ कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन फ्यूचर। क्लाइमेट चेंज इज causing lengthy drought होते नहीं है, droughts होते हैं in many areas, thus causing desertification which has a direct role in low agriculture production and food insecurity। देखें कहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हुई है, यहाँ पे बताएं। दुनिया में कहाँ पे हुई है? पहली बात, क्या एग्रीकल्चर एंड इस तरह हो गई है? दूसरी बात, कहाँ हुई है फिर बताएं। तीसरी बात सुनते हैं, छोटा बनाएं। अब आपका पूरा ऐसे ही था, लैक ऑफ एविडेंस। आपने बात कर दी, मैं कैसे मानूं? क्लाइमेट चेंज कैन बी हैंडल्ड इफ सम मेजर्स आर टेकन। कौन सी मेजर्स? सम मेजर्स क्यों लिखे आपने? वेदर रजिस्टर्ड क्रॉप शुड बी कल्टीवेटेड, कहाँ है एविडेंस? कहाँ है? कौन सी वेदर रजिस्टर्ड क्रॉप्स है, किसने की है? मोस्ट इंपोर्टेंट इज द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट। ये वेग सी बातें हैं ना। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तो हो ही नहीं रही। अगर हो भी रही है तो आपको पता है कंट्रीज आ ही नहीं रहे। अब ये एवरेज लेवल के आर्गुमेंट्स हैं, एवरेज लेवल के। मैं इस पे नंबर क्या दूं आपको? आप मुझे बताएं कौन सी क्रॉप्स हैं, किन कंट्रीज ने की हैं, किन कंट्रीज ने इंप्लीमेंट की हैं, उससे क्लाइमेट चेंज के बावजूद आउटपुट क्या है। गिव मी कंक्रीट एविडेंस। आपकी एविडेंस नहीं है। मैंने यहाँ लिखा है वर्क ऑन आइडियाज, गिव मी कंक्रीट एविडेंस एंड यू विल पास। स्ट्रक्चर आपका ठीक है, पैर आपके अंदर सब्सटेंस नहीं है। इश्तियाक बात समझ रहे हैं, मेरी नहीं समझ रहे? जी, इश्तियाक बात समझ रहे हैं? पैर आपके अंदर ना मसल नहीं है, बोन्स है खाली। ठीक है, आपको बात समझ आ रही है? उसमें ना मसल्स डालने हैं, खाली बोन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा जी, अगला देखते हैं। और ये बातें बड़ी, एग्जामिनर आपको 20 नंबर से ऊपर नहीं देगा अगर इस तरह की बातें आप खाली 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 एम्प्टी बातें लिखेंगे। आप एम्प्टी का मतलब होता है जिसमें सब्सटेंस ना हो। आमिर है जी, आमिर आपका ऐसे आपके आपने ऐसे को डिवाइड कर दिया था तीन पार्ट्स में। और एक चीज मुझे आपसे बड़ी सीरियस है, इशू मुझे आपसे है कि आपने केस स्टडी शुरू किया, नेक पार्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो करें, उस पर सक्सेस रेट ज्यादा आ रहा है। मेरा मशवरा, बाकी मर्जी आपकी। अब आपने लिखा जी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। टॉपिक है जी आपका क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन, द ह्यूमन कॉज ऑफ क्लाइमेट। आपने करना ही था कि क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन को लिंक करना था कि उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, क्योंकि वो तो कॉस्ट इन्वायरमेंट की तरफ से है ना, इन्वायरमेंटल चेंज। क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन जो सी है बेसिकली, वो इन्वायरमेंटल चेंज ही हुई है ना। ह्यूमन कॉस्ट क्या है इसकी, आपने ये बताना था। आपने लिखा जी अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट इज ओके, ठीक है जी। फिर बता भी दिए थोड़ा सा यहाँ पे ताकि मैं समझ लूँ। मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लाइमेट इज माइग्रेशन, चलिए केस स्टडी भी आ गई, ओके। इतनी ज्यादा देने की जरूरत नहीं थी। आउटलाइन के अंदर आपने, एक तरफ तो आउटलाइन के अंदर आपने अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स को खाली छोड़ दिया है बिल्कुल नीचे, यानी कि आपने उनको लिखा नहीं है। दूसरी तरफ आपने अगले ही पॉइंट के नीचे चार हेडिंग्स डाल दी हैं। हेडिंग्स दो दो सब हेडिंग होनी चाहिए, दो दो, दो दो सब हेडिंग होनी चाहिए।
इस तरह सिमिट्री नहीं रहती। और केस स्टडी एंड में दिया करें, वैसे मेरा मशवरा है आपको। फिर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन, उसने फैक्ट इसका पूछा नहीं था, उसने कहा था क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन ह्यूमन कॉस्ट क्या है। अब इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन आपने, मैंने इसमें लिखा है क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन एंड द कॉस्ट ऑफ, इसको लिंक करें सबको। अदरवाइज आपने ऐसे को दो में डिवाइड किया, उसने डिवाइड करने का नहीं पूछा, उसने लिंक करवाया, उसके दरमियान में कॉलन यूज किया हुआ उसने। फिर प्रिवेंटिव मेजर स्लैश एडॉप्शन की जरूरत नहीं है, एक लिखें, कंफ्यूज ना करें। फिर ये थोड़ी गलतियां आपकी, शिफ्टिंग प्रोविजन। अब यहाँ पे आपने बिल्डिंग लिखा है तो आगे पैलेस लाए ना, शिफ्टिंग लिखें, प्रोवाइडिंग लिखें, जो भी आईएनजी फॉर्म में लेके जाएं। अच्छा, उसके बाद आपके मुझे आपके इंट्रोडक्शन से भी एतराज रहा। आपका इंट्रोडक्शन जो सा है वो सारे का सारा पॉइंट, यानी कि जो मैंने कहा है कि 8 बॉडी पैराग्राफ होने चाहिए, उससे दूर ही फिरता रहा है। आपका इंट्रोडक्शन जो सा है उसमें केस स्टडी आ गई है, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। अब ये पहले पेज पे तो आपने कोई बात मुझे नहीं बताई काम की, आपने यहाँ आके बात बताई सेवरल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल दूसरे पेज पे। मैं चाहता था कि आप 8 फैक्टर्स थीसिस के बाद लिखते कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन से ह्यूमन कॉस्ट बढ़ रही है, वो आप लिखते 8। आपने इंट्रोडक्शन को वीक किया हुआ है मेरे साथ। आपका इंट्रोडक्शन जो सा है वो प्लस माइनस और बातें कह रहा है, उस बात पे नहीं आ रहा जो उसने पूछी है। जी। अब आपके अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, आमिर वालेकुम सलाम, पूछे बेटे। जी जी, सर मैं पूछ रहा था, ये अक्सर मेरी हर ऐसे में आप लिखते हैं ना कि या तो क्लोज में लिखे या फ्रेज में लिखे। इस हाँ। चीज की मुझे समझ नहीं आ रही है सर, मैं अगर ये आप समझा दें। दूसरा सवाल मेरा ये था कि ये जो मैंने केस स्टडीज लिखी है ना, जिसको आप कह रहे हैं कि आखिर में होनी चाहिए, हम्म। ये वो मैनिफेस्टेशंस है, मतलब है कि एग्जामिनर को शो करना चाहता हूँ कि जी दुनिया में माई क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन की वजह से ये हो रहा है। तो ये आखिर में देंगे। हमने सुना था कि आखिर में आप मतलब है कि वो वो केस स्टडीज देते हैं जो कि रोल मॉडल्स हो। तो इस पे भी जरा समझा दे सर। नहीं, आखिर में केस स्टडी की कंडीशन ऐसी कोई नहीं है जो रोल मॉडल है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ सक्सेस रेट से बता रहा हूँ। आमिर, पता है क्या हुआ इस दफा? मैं आपको जी बात, सर। इस दफा मैं आपको सीरियस में अपने, मैं जब बच्चे पास होते हैं ना और फेल होते हैं, मैं उनको बिठाता हूँ और पूछता हूँ कि यार आपने क्या ऐसा किया, मुझे बताएं जरा। आज भी एक बच्ची आई हुई थी, वो पीएमएस में पास हो गई, सीएसएस में वो फेल हुई। तो मैंने कहा बेटे सीएसएस में क्या था, उन्हें बताओ। उसने मुझे बताई, उसने कहा सर मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर मैंने ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे केस स्टडी दी हुई थी, मैंने वो पूरी लिखी, उसके बाद मैंने बॉडी पैरा लिखे। दूसरी बच्ची पास है सीएसएस में, मैंने कहा आपने क्या लिखा, उसने कहा सर मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, की टर्म्स डिफाइन की, हिस्ट्री लिखी, करंट सिनेरियो लिखा, और एंड में जाके चैलेंज लिख दिए, वो पास है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ट्रेंड को भी फॉलो, ये एक दो बच्चों केस नहीं है, मैंने कई बच्चों का केस इस दफा स्पेशली रिजल्ट बड़ा हार्श आया है, पीएमएस का भी सीएसएस का भी। और मैंने बच्चों को देखा है, जो बच्चे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो निकल रहे हैं, जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे और जो बहुत सारी इनोवेशन लेके बैठे हुए हैं वो फेल हो रहे हैं बार बार। आपका इंट्रोडक्शन अगली पिछली बातों में गुम किया हुआ है, काम की बात नहीं है जो पूछी गई है। फॉर एग्जाम्पल आपके पहले पेज पे सारे का सारा तो बाहर केस स्टडी जरूर उसका है, फिर सेकंड पेज में भी केस स्टडी है, आप उसको पहले जवाब दे दो, एंड में ऐड कर दो केस स्टडीज। अपनी बात को मनवाने के लिए कि यार मैंने जो बातें की हैं वो बड़ी वैलिड की है मैंने, आप समझ रहे हो बात। तो जी सर। जी सर। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, आप मेरे आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको पास करने के लिए फाइट कर रहा हूँ आपके, ताकि आप पास हो जाए। अ, इसलिए आपको कहा, बाकी यू आर फाइन, तुम्हारा पोटेंशियल है पास होने का, मैं कहता हूँ आपको पोटेंशियल है पास होने का। जी सर, सर वो समझा दे जरा, इसकी बड़ी मुझे वो कंफ्यूजन हो रही है कि या फ्रेजेस में लिखे आउटलाइन को या क्लॉजेस में लिखे, इसके बारे में समझा दे सर। हाँ, आप आउटलाइन का स्ट्रक्चर आपका जो सा है वो देखिए ना, आप पहले पार्ट
को फ्रेज में लिखते हैं, सेकंड पार्ट आउटलाइन को आप क्लॉज में लिखते हैं, यानी पूरा सेंटेंस लिखते हैं। ये तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पूरी की पूरी आउटलाइन, ये देखें ना, ये है आपकी क्लॉज। क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन ऑफन लीड टू एंजाइटी डिप्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स, ये क्लॉज है। एंड में आपने क्या बना दिया, एनहांसमेंट ऑफ एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन, ये क्या है, फॉर अ बेटर टुमारो। अब ये फ्रेज है, ऐसा क्यों किया, बताएं। जी जी सर, सर अभी समझ आ गई। मतलब है कि सारे मेन हेडिंग्स में जितने भी सब पैराज हैं वो या तो क्लोज में होने चाहिए या फ्रेज में होने चाहिए। हाँ यार, क्योंकि वो सिमेट्री है ना आउटलाइन की। और ये मैं, राहील, मैं आपको भी बने बात बताई थी, पता है आपको इस बात का। ये बहुत बच्चों को मसैम, तुम्हारा भी मसला है ये। जी सर, वो तो अब मेरा ठीक हो गया है। तो ये छोटे मोटे एरर्स हैं, लेकिन ये कॉस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। देखो मैं एक बात बताऊं, एग्जामिनर जो होते हैं ना, उनके पास टाइम इस तरह नहीं होता कि वो छोटी मोटी गलतियां आपकी निकालना शुरू कर दें। ओवरऑल इमेज को भी वो पकड़ लेते हैं, ये आपके ओवरऑल इमेज आपको खराब कर देता है। अच्छा जी, एमन, आप एमन तुमने अच्छा लिखा है ऐसे। आइडियाज क्यों वीक है, आपने आपने वो क्या किया, सालन तो बनाया लेकिन उसके अंदर ना कोई बोटी है, स्पाइस है, बस खाली बना। सर आइडियाज पे कैसे काम करूं, इनको कैसे स्ट्रॉन्ग करूं? एमन आप आराम से पास कर जाओगी इंशाल्लाह। आप अपने, जी सर, इंशाल्लाह। दूसरा आप इनकम्प्लीट बनाती हो। अब ये देखो ना, द मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स दैट हैज बिकम द रीजन ऑफ माइग्रेशन एंड दे आर फेसिंग माइग्रेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स इन रिलीफ कैंप, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस। ठीक है सर, ग्रामर का एरर है। कंपाउंड सेंटेंस को रिवाइज करें, आप गलतियां कर रही हैं ऐसे के अंदर, कंपाउंड सेंटेंस में आप गलतियां ठीक है सर। सर और आइडियाज पे कैसे काम करूं? मुझे कर। आवाज नहीं आई थी आपकी करके। बाहर पढ़ा करो, मैगजीन पढ़ा करो, रीडिंग अच्छी करो। ठीक है। और सर मैंने एक और चीज पूछनी थी। ये जो हम अपने टॉपिक स्टेटमेंट्स बनाते हैं और इन सारे पॉइंट्स को इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, तो इनको रीफ्रेश करना होता है या फिर एज इट इज लिख सकते हैं? एज इट इज कोशिश करें, थोड़ा बहुत रिफ्रेश, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है सर। जी। यू आर फाइन, उसके अलावा आप अच्छा करती हैं। ये देखिए, ये मिशेल, ओके। मिशेल कैसे, आप सबको दिखाता हूँ मैं। मिशेल दिखा दूँ ना दिखाऊं? जी सर दिखा दो। ये देखिए, सोशल अनरेस्ट इन द एज ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसीज, देखिए कि इसका थीसिस देखें। सोशल अनरेस्ट इन द एज ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसीज, disasters owing to climate change such as floods, heat waves and droughts are causing social unrest by affecting availability of resources across the globe. Therefore, pragmatic, inclusive measures are required to control social unrest in the age of climate. कितना लिंक टू द पॉइंट, लिंक क्लोज कर दी उसने साइड स्टेटमेंट को, क्लैरिटी ऑफ थॉट नजर आ रही है। फिर इन्होंने नीचे बड़ा आंसर में क्लियर दिया, हाउ क्लाइमेट इमरजेंसीज आर काजिंग सोशल अनरेस्ट, सीधी सी बात बताई इसने। वाटर स्कार्सिटी ड्यू टू ड्राउट्स एंड हीट वेव्स जनरेट सोशल अनरेस्ट। सीधी सीधी मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया उसने, सॉल्यूशंस। मुझे ऐसे खोल के समझ आ गया, मैंने पूछा क्या था, उसने बता दिया। यानी कि सिंपलिसिटी अडॉप्ट करें ना। अब आप बहुत कंफ्यूज ना किया करें एग्जामिनर को। लॉस ऑफ हाउसेज एंड रेजिडेंसेस ड्यू टू फ्लड्स एंड हैवी स्टॉर्म्स कैन आल्सो लीड टुवर्ड सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट का मतलब होता है सोसाइटी डिस्टर्ब और होता है, बिल्कुल ये। इसको मैंने पास किया कि क्लैरिटी ऑफ थॉट थी। सेम, क्लियर क्लियर बातें, जो सवाल है उसका क्लियर जवाब दिया करें। ये तुम्हारी प्रेसी है, प्रेसी भी तुम्हारी ठीक थी। ऐसे क्या है तुम्हारा, राहील शबाश। ये देखो ना, यू हैव फेल्ड टू गेट रेलेवेंट चैलेंजेस, नो नीड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। क्यों मैंने बोला है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन द ग्लोबल ऑर्डर। तो मैंने, आपने राइज ऑफ चाइना में
मिक्स कर दिया है चैलेंज अपॉर्चुनिटीज को, ये वीक कंप्रीहेंशन ऑफ चैलेंज, ये हमने थ्रेट्स लिख दिए। राहिल तुम्हें बात समझ में आ गई थी? जी सर। अब ये तुम लोग ऐसे, मैं पढ़ता हूँ तो देख लो, मैं इतनी चीजें चेक कर रहा हूँ, तुम लोग मेहनत करो, सही हो जाएगा ये। बाकी तुम्हारा ठीक है, तुम चैलेंज को ही मिस इंटरप्ट कर दिया और वो सीधा फेलियर है, वो सीधा फेलियर है। चैलेंज को अगर आप सही तरह से नहीं पढ़ सकते। अच्छा जी, सैम कैसे है जी? सैन बैठा है? जी सर। जी सर। जी सर। जैन, मेरी जान क्या की है यार, देखना यार। सर वो मिस जज हो गया था वो, ये मैंने आपसे समझना था, बाकी सर तो लिखा तो। इमर्जेंस ऑफ चाइना एज ग्लोबल पावर इन 21st सेंचुरी। यहाँ तक तो ठीक था, आगे क्या किया है? एफर्ट्स ऑफ लीडर ऑफ चाइना टू स्टे प्रोमिनेंट, अच्छा आगे क्या किया है? चाइना चैलेंज द मोनोपोली ऑफ वेस्ट इंस्टीट्यूशंस बाय एस्टैब्लिशिंग its own institutions, ultimately proving the mark of Chinese power. You have given points to favor the view that how China did it. आपने मुझे पता है क्या बताया है कि चाइना ने क्या, जी जी सर। बात और थी। आपने बताना था राइज ऑफ चाइना हुआ क्यों है और कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेस क्यों, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो। जी सर, समझ आ गई थी वो, दूसरी डायमेंशनल। बस ये मसला है कंप्रीहेंशन का, आउटलाइन भी नीट बनाया करो। और ये देखो ना, स्टेटमेंट को आप मिस जज कर जाते हैं तो नंबर तो जीरो हो जाएंगे आपके फौरन। हाँ, जी सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट सही। ऐसे ऐसे चेक होते हैं पेपर में भी। अब मैं आपको यहाँ पे क्या नंबर दूं, मुझे बताओ, जब तुमने लिखे ये रेलेवेंट हो। सही बाकी बात है सर। इसको पेपर में जरा गौर से, ठीक है? परेशान नहीं जी हो। सर। मुझसे अगर देखो, एक बात और बताओ, मुझसे चेक करवाना है ना आप लोगों ने, मैंने कोई बंदे के हवाले नहीं किया आप लोग, जैसे मैं खुद कर रहा हूँ। तो मुझसे फिर ऐसे ही तुम लोगों को मैं फेल करूंगा जहां पे तुम लोग थोड़ा आगे पीछे होगे। जी सर, मुझे मुझे आइडिया है, मैं तकरीबन 2 साल से आपके साथ। लेकिन जैन, तुमसे ये ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। जी सर। हलीमा का भी बता दें, वो एबसेंट है, बाद में वीडियो देख लें, उनको फायदा हो जाए जी। आप भी देख लें। अच्छा, ये तो प्रेस ही है रीमा की। ये बच्चा ठीक है, कहाँ गया उसका ऐसे? आयशा फराद है जी? अच्छा, नहीं, उसकी प्रेस ही पड़ी है। महा मुनीर? सर मेरा ऐसे शायद टॉप पे, आप वो एक दफा देख लें। कौन सा वाला बता दो यार। सैम ये है? बैलेंस ही, और ऐसे यार ये राहील और तुम सेम मिस्टेक करते हो। सोशल एनालिस्ट इन द एज ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसीज, अब मैंने तो मिशन कैसे दिखाया है, कितना उसने बैलेंस किया है, तुमने क्या किया है? हिस्ट्री ग्रांट्स दिया है तो ठीक है। डिसप्लेसमेंट ऑफ पीपल ड्यू टू क्लाइमेट इमरजेंसीज एंड अल्टीमेटली सोशल अनरेस्ट, अच्छा ठीक है। emerging causes of conflicts among states in own resources due to climate emergencies, destruction of agriculture sector and growing social unrest। क्लाइमेट चेंज कहाँ पे, यहाँ पे vulnerability of women and children to climate emergencies, अब तुमने यहाँ पे पता है किया है इस पैराग्राफ में, vulnerability of women and children to climate, पता है क्या किया आपने इस पैराग्राफ में? आपने इस पैराग्राफ में वो बातें की है कि मेरी हंसी निकल गई थी। डिक्रीज इन टूरिज्म ड्यू टू क्लाइमेट नहीं, और आपने क्या है, सोशल अनरेस्ट हुआ उसकी वजह से। अब मैं आपको वुमेन वाला पैराग्राफ दिखाता हूँ जिसको मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा बच्चों वाली बातें कर रहा है यार। आर्गुमेंट बैलेंस भी नहीं किया हुआ था, प्लस वीक लिखा हुआ था। ग्रामेटिकल और वो साउंड, तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बातें बहुत वीक की हुई हैं। मतलब मैं आपको बातें पढ़ के सुनाऊं, आप कहेंगे ये कंक्रीटनेस मिसिंग थी उसके अंदर। मैं आपको पैरा दिखाता हूँ जहाँ पे आपने किया हुआ है। ये देखें जरा, आपने लिखा है यहाँ पे जी, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इमरजेंसीज डिस्ट्रॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर सो पीपल लूज देयर होम्स एंड आर फोर्स्ड टू लिव इन कैंप्स अंडर द स्काई, इट क्रिएट सोशल अनरेस्ट अमंग पीपल
ये बड़ा वीक बात है ना यार, कोई एविडेंस दो, कोई बात बताओ। मोर ओवर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रोड एज रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज द एंटायर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब्स। ग्रामर ठीक है लेकिन वीक बातें हैं। एट वन हैंड इट डिस्टर्ब्स द प्रोविजन ऑफ सेफ फूड एंड वाटर टू विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑन द अदर हैंड it affects the business too, which no longer get access to raw materials due to transport infrastructure destruction. This way climate emergency creates social unrest among people. ये जो आप बात बता रहे हैं ये तब होती है जब कोई शदीद किस्म का तूफानी बारिशें आए, जिस तरह चाइना में आई हैं। फिर आप फिर चाइना की एग्जांपल रेट कर दें कि इन एक्सट्रीम केसेस, हर दफा तो नहीं होता इस तरह क्लाइमेट। क्या क्लाइमेट चेंज से हर कंट्री में हर वक्त ये हो रहा है? नहीं। सोशल अनरेस्ट को अगर आपने लिंक करना है तो अपॉर्चुनिटीज, अब आपके सारे पैरा वैसी थे, नॉर्मल नॉर्मल कंटेंट। और ये मैं पढ़ रहा था सारे, लेकिन मैं कह रहा था इस बच्चे को, आप कह लें कि वो बातें जो कि कंक्रीटनेस लाएं वो मिसिंग है। आप चाइना की एग्जांपल दें, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स की एग्जांपल दें, हीट वेव्स में आग लगने की एग्जांपल दें। यहाँ पे देखो जरा आपने क्या लिखा, इट इंक्रीज इन सोसाइटी व्हेन वुमेन आर अफेक्टेड। ये कैसे हो गया? वुमेन इफेक्ट होने सोशल अनरेस्ट कैसे आ गया? होता है लेकिन आप कूलिंग नहीं कर पाए। वुमेन इन रूरल एरियाज नीड टू ट्रेवल अलॉट। नो यार। अब इस ऐसे को तुमने इतने वीक तरीके से लिखा है कि मैं तुम्हें नंबर भी दूं ना, तो मैं तुम्हें 20-22 से ऊपर जाते हो मुझे शर्म आएगी। हालांकि उन्होंने 29 पेज लिखे हैं। सैम समझ रहे हो बात मेरी? जी सर। सर आप प्रेस का पेपर मेरा खोल सकते हैं, मुझे ना उससे एक सवाल करना था। जी जी, मैं बाकी को बता दूं, करते हैं, ठीक है। और कौन बैठा इसका रह गया? एनीमन जी इसका रह गया हो। जरफना तुम्हारा कहाँ है? ये है। जरफना, स्ट्रक्चर मिस्टेक स्टिल, स्ट्रक्चर मिस्टेक्स। यू हैव नॉट रिटन दिस ऐसे इन 3 आवर्स। ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी। ये पिछला ऐसे है तुम्हारा। वर्क ऑन कंटेंट, you make incomplete sentences. Revise grammar rules. There is a lack of clarity. Work on phrases to bring clarity. जरा अच्छा बातें समझ नहीं है आपको मेरी? आप कैसे इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा? ग्रामेटिकल मिस्टेक क्यों कर रही हैं आप? ये देखें। जी सर। रीजन इंस्टेबिलिटी एज इंडिया नहीं यार, आप दिखाएं, आप बताएं रीजन इंस्टेबिलिटी होती है, नीचे लिखे केस इन पॉइंट दिस 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 दिस। आप आउटलाइन तो क्लियर बनाए ना, पहले मुकम्मल एक फ्रेज बनाया करें या मुकम्मल एक क्लॉज बनाया करें, तब जाके आप नीचे आउटलाइन दिया करें। ऐसे तो ना किया करें। जी सर। नहीं समझ रहे बात मेरी? जी सर। सर लास्ट ऐसे ऊपर टॉप पे है क्लाइमेट चेंज वाला। जी। अच्छा टॉप पे है, वो भी खोल लेते हो, लेकिन इसका हिसाब किताब बताओ ना मुझे। जी सर मैं इंशाल्लाह इम्प्रूव अरे करूंगी। कोई मसला नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज आई हैव टू, मुझे तुम्हारी गलतियां तो निकालनी जी है। सर। कहाँ आपका, कहाँ पे जिस तरफ चाहिए आपका? अच्छा, स्ट्रक्चर फ्लॉज, पैरेललिज्म कह रहा है, थ्रेटनिंग फूड एंड वाटर सिक्योरिटी के बाद इंक्रीजिंग आएगा ना। पैरेललिज्म नजर आ रहा है थीसिस के अंदर? जी सर। ये देखें, अगेन आपने रूरल लाइफ स्टॉक को, इसमें रूरल लाइफ स्टॉक की बात थी, वो टोटल मिस किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कि डिस्कस वन फैक्टर इन वन टॉपिक स्टैंडर्ड्स आपने 3 दिन किए हुए हैं। और फिर रूरल लाइवलीहुड को आपने मिस किया हुआ है, टॉपिक के अंदर बेसिक बात थी, वो आपने स्किप की हुई है। क्लाइमेट क्राइसिस एंड द कोलैप्स ऑफ रूरल लाइवलीहुड्स, वो आपने अंदर मिस किया हुआ है। जी क्लाइमेट सर चेंज हम ऐसे सिर्फ हेडिंग्स लिख सकते हैं जैसे इन्होंने लिखी हुई हैं, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह। आउटलाइन में लिख सकते हैं। ये देखिए, जेंडर्ड इम्पैक्ट बाय, ये क्या है बेटे? ये तो कोई समझ नहीं आ रही बात। जेंडर्ड इम्पैक्ट क्या होता है बाय कोलैप्सिंग रूरल लाइफ? ये क्या बात? जी सर। नहीं, पूछ लें अगर नहीं समझ आया तो। सर इसको अगर हम जेंडर के हिसाब से फ्रेज करेंगे तो वो जेंडर्ड क्या कैसे होता है? मतलब। जेंडर्ड लफ्ज ही नहीं होता, जेंडर्ड होता है क्या? जेंडर्ड। जी सर।
आप आप सिंपल लफ्जों में लिखा करें। अब ये देखें, पॉलिसी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स ठीक लिखा है आपने। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड क्लाइमेट फाइनेंस ठीक लिखा है। जी यहाँ सर ठीक यहाँ है। आपने इंट्रोडक्शन के मिड में डिफाइन करना शुरू कर दिया। मैंने कभी कहा ही नहीं आप डिफाइन कर इंट्रोडक्शन में। क्यों किया फिर? सर ये वो थ्योरी बिल्डिंग वाली स्टेटमेंट ऐसे ही बन गई थी, कोई बात मतलब वो नहीं, पकड़ी इस। गई। जी सर। Climate crisis increase the loss of livelihood and fisheries due to excessive pollution and by ocean acidification। इसमें रूरल लाइवलीहुड्स कहाँ पे हैं? टॉपिक बेसिक उसी पे चल रहा था। आपने जी। पॉइंट ही मिस कर दिया अंदर से। टू जी सर। इंक्लूडेड होते ही नहीं, टू कंक्लूड कह सकते हैं। ये यूज वैसे नहीं करते स्लैंग है। आप जी। स्ट्रक्चर को रिवाइज करें, यू विल बी फाइन। स्ट्रक्चर को रिवाइज करें। जी सर। अच्छा जी। जी। एनीवन एल्स, कोई रह गया? थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अपना नाम बताओ, कौन है? जाहिदा जाहिदा असलम। ऐसा कहाँ पड़ा है सब? लेकिन सर मैंने कैंपस आके दिया था। फिर वो कैंपस ही लेना पड़ेगा। सर मैं 2 दफा आई हूँ, मुझे आपसे बात भी करनी थी लेकिन आप मिले नहीं। बेटे फ्राइडे को, बाकी दिन क्लासेस ज्यादा होती हैं। ठीक है। फ्राइडे को? कल आ जाए आप मेहनत, कल आ जाए। ठीक है, मैं कल टेस्ट टाइमिंग में आऊंगी फिर। सर टाइम टाइम बता दें सर प्लीज। 7 बेटा। टाइम आप 11 के बाद आ सकते हो, पूछ के आ जाइएगा फोन करके, या मुनीबा से टाइम ले लें। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी क्या कह रहे हैं? सर एक सर क्वेश्चन है। प्रेसी पेपर भी कर दें डिस्कस। क्या करूं? प्रेसी पेपर सर, कम्प्रीहेंशन भी और ट्रांसलेशन भी। अच्छा वो बताता हूँ, और सवाल क्या पूछ रहे हो बच्चा? सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर ये चीज़ किस तरीके से फिल्टर आउट करें कि ये आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बिकॉज सर जो आर्टिकल हमारे साथ शेयर हुए थे ना, वो और इसके अलावा मैंने 3 4 और आर्टिकल भी रीड किए थे, सब में सेम बात लिखी हुई थी कि क्लाइमेट इमरजेंसीज के केस में जो है वो वुमेन मोस्टली इफेक्ट होती हैं। उनको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि वो जब गांव वगैरह में होती हैं तो उनको वाटर कलेक्ट करने के लिए और वो वुड कलेक्ट करने के लिए, इसी तरह जब फ्लड आता है तो उस केस में जो मतलब प्रेगनेंसी केसेस होती हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सब मैंने सर उन्हीं आर्टिकल्स में पढ़ा जो आपने शेयर किए थे, और इसके अलावा 3 4 और आर्टिकल से भी। तो सर अब मैं इस चीज़ को कैसे फिल्टर करूंगा कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ क्या ये एक वीक आर्गुमेंट है या ये एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, मुझे लिखना चाहिए या नहीं। तो आर्गूमेंट ही होता ना। आप फिर एविडेंस दें कि फलां शहर में इस तरह हुआ, वहां पे फिर खवातीन को इतना ट्रैवल करना पड़ा। अगर रीडिंग मटेरियल के अंदर आर्गूमेंट है और एविडेंस नहीं है, तो एविडेंस कोलेक्ट करें आप। मैंने आपको कहा है कि आपकी सारी बातें एविडेंस के बगैर हैं। ये जो ऐसे है, इसमें एविडेंस तो चाहिए। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, यू मस्ट प्रेजेंट एन एविडेंस। समझ आ रही है बात की? ये नहीं आ रही? जी सर। अच्छा जी, और क्या प्रेसी पे आप पूछ रहे हैं? कहाँ की प्रेसी बताएं जी, प्रेसी कहाँ आपकी बता दो मुझे, पेपर मिक्स हुआ पड़ा है यहाँ पे। जी सर, मैं सर मोहम्मद जैन के नाम से हूँ। हाँ राहिल पूछो, क्या पूछना? सर एक तो टाइटल के बारे में बता देंगे, टाइटल एक दे सकते हैं या दो भी दे सकते हैं। दूसरा ये कि वर्ड्स हमारे कितने ऊपर नीचे हो सकते हैं, कितना गैप आना चाहिए, आ सकता है जो एक्सेप्टेबल है। 10 ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए। 10 होने चाहिए ऊपर, नीचे नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम 10। ठीक है। ये अब आपकी गलतियां क्यों है इसके अंदर? और नीचे समरी की हेडिंग दो। आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया हुआ है, वी आर। सॉरी। तो आप वो तो ये तो सुसाइड है। ये तो एग्जामिनर कहना है कि भाई अगर तुम मुझसे फेल कर सकते हो ना,
तो जरूरत है तो करके दिखाओ। आप समझ रही बात मेरी? जब आप वी, आर, यू, आई इस तरह का यूज कर दो, आप उसे कहते हो कि भाई अगर इतना तो है ना, मुझे फेल करके दिखा। ठीक है, ये क्या बात है? ये कभी यूज मैंने आपको बताया रूल्स के अंदर ना, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाए हैं। ये प्रेस ही पास होने वाली नहीं थी, और किसकी है जी? और किसकी है बताएं? सर मेरी भी जैन की दिखा। ये जैन। कॉम्प्रीहेंशन का भी बता दें कि हम एग्जैक्ट वहां से उठा के आंसर कर सकते हैं या उसको भी अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके। वर्ड में करे कभी नहीं वहां से कर सकते। और जैन सर ट्रांसलेशन वो तो इतनी मुश्किल होती है, वो तो समझ ही नहीं आती, उसको कैसे करें। ट्रांसलेशन में टाइम लगेगा आपको, क्योंकि ट्रांसलेशन जो सी होती है ना, वो वर्ड बाय वर्ड होती है। उसके लिए आपके एक्सप्रेशन बेहतर होता है टाइम के साथ। जब आपके कुछ इडियम्स, कुछ आपके एक्सप्रेशन जो आप डॉन से तैयार करते हैं वो तैयार होते हैं, फ्रेज क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रांसलेशन बेहतर रहती है। जहन आपकी ठीक थी है, ये ना वर्ड में लिखा करो। प्रेसी प्रेसी ठीक थी। सब्जेक्ट और डिसएग्रीमेंट था आपका, फिर फाइन। किसी का रह तो नहीं गया? आप बताओ कुछ बेहतर करो आगे। और एक चीज और है, ये करवाने का मकसद है कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट। जो मैं इंडिविजुअल फीडबैक दे रहा हूँ आप लोगों को, इसका मकसद ये नहीं कि आप लोग अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे। मैं हूँ आपके ऐसे के अंदर गलतियां निकालने के लिए, आप लोगों को 60-60 नंबर देने के लिए नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही बात समझ? किसी का रहा तो नहीं गया? मैंने कहा पेपर डिस्कस कर लेना बेहतर था, ये वाला जिस तरह आपके साथ किया है। कोई फायदा हुआ है आप लोगों को बताओ? हम्म। जी स्टूडेंट्स। सर एक क्वेश्चन। हाँ बताएं बताएं, जी जी। सर मैंने ना लास्ट टाइम आपसे एक ग्रामर की बुक पूछी थी, आपने बताई थी लिटिल रेड बुक। सर हम्म। मुझे वो मिल नहीं रही। काइंडली आपके पास वो पीडीएफ में पड़ी हुई होगी। अच्छा मैं देखता हूँ, उसका नाम ही चैट किया है लेट में। ठीक है, अगर नाम भी मैंने ऊपर नीचे ना बता दूँ। ठीक है। और सर ये जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू तैयार करने वाले हैं, ये कब तक मतलब हो जाएंगे ये लोग? वजह तुमने इंटरव्यू देना? नहीं नहीं, आप फ्री नहीं होते ना। मैं चाह रही हूँ कि आप हमारे साथ क्लासेस थोड़ी सी बढ़ाएं, जैसे ये करंट अफेयर्स को लेके, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल इकोनॉमी या सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करना चाहते हैं। नहीं तो क्लासेस में वैसे भी कर सकते हो, इंटरव्यू वाले आते हैं उनको, उन्होंने क्या करना? मैं नहीं उनके वो एक्चुअली बर्डन है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ ना, तो उसके बाद अगर आप हमारे साथ क्लासेस इनहेंस करें थोड़ी सी। नहीं, आप लोग एक काम कीजिएगा, सुबह मैं क्लास कर रहा हूँ, सुबह एक और क्लास कर रहा हूँ जिसमें मैं टॉपिक को बैलेंस करना सिखा रहा हूँ, 3 3 डायमेंशन वाले, वो भी अटेंड कर ले सुबह आप। टॉपिक आप बता दें मुनीबा को, मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं मुझे। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं वीकली एक थीम आपके साथ डिस्कस कर लिया करूँ। नो इशू। जी ठीक। वैल्यू सर ऐड उसका लिंक हमारे वाले बैच के साथ भी शेयर करवा दीजिएगा। करवा देता हूँ राहील। आप आपके बैच में ही है ना, आप लोगों के बैच की कर रहा हूँ, आपको यहाँ भी शेयर करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। सर आप एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। एक चीज देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, आई एम अ काइंड ऑफ अ टीचर जो आप लोगों के मुताबिक चलता है। अगर आपको थीम्स कवर करनी है तो मैं आपको वीकली क्लास एक्स्ट्रा कर दिया करूंगा, मुझे नहीं प्रॉब्लम। मैं सुपर बैग की चेकिंग जो होती है ना, चेकिंग भी मैं खुद करता हूँ, क्लास भी मैं खुद करता हूँ। मेरे ख्याल से ये बड़ा काम मिलता है, जिसमें आप लाइव क्लासेस बच्चों को बता रहे हो। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मुझे शौक है इस चीज़ का, मैं चाहता हूँ आपके लिए करना। आप बता दीजिएगा फर्दर जो भी चीज़ चाहिए हो, हम अकोमोडेट करेंगे आपको। जी पूछे सवाल। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि ये जो सुपर बैच है इसके मंथली 4 ऐसे इनफ हैं, या इसके अलावा सेल्फ प्रैक्टिस भी की जाए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का बर्डन भी होता है। तो मंथली 4 ऐसे लिखना इनफ है या इसके अलावा खुद से भी लिखें? मंथली फोर, क्या अच्छी प्रैक्टिस रहेगी? मंथली फोर की बात नहीं है। आप एक काम करें, आप ज्यादा लिख सकते हैं, लिख लें अगर टाइम है और ऑप्शन कवर है। ठीक है, नो इशू। कल की क्लास का लिंक भेज अस्सलाम वालेकुम। के वाले कुछ। सर ये जो इंट्रो है उसके एंड में, उसके कंक्लूजन में हम इस स्टेटमेंट लिखते हैं, सर ये ठीक है या गलत? नहीं, किसके कंक्लूजन में?
सर इंट्रो जब एंड होता है उसके एंड में, इंट्रो जो इंट्रोडक्शन जब खत्म होता है उसके एंड में हम इस स्टेटमेंट लेके ठीक चले है, जाते कोई मसला नहीं है। अगर अगर थीसिस उसके के नीचे लेके जा रहे हैं आप, तो कोई मसला नहीं है, वो भी स्ट्रक्चर ठीक है। नो। हैं। सर दूसरी बात ये है कि हम कंक्लूजन में भी ऐसे को रिफ्लेक्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन में भी रिफ्लेक्ट करते हैं, तो सर उसमें डिफरेंस नहीं आता, अक्सर सेम जैसे रिपीटिशन लगता है। आप लोग अभी अगली ऐसे की क्लास है वो ले लें, मैं उसमें ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, कंक्लूजन का फर्क बता दूंगा। मैं लिंक भिजवा देता हूँ, लेनी है इसे ले लें। ठीक है सर, थैंक उसमें ऐसे ही करवा रहा हूँ, वो क्लास ले लें 3 4 दिन, अभी भी ले लें अगर अवेलेबल है आप तो, आपको समझ आ जाएगा उसका मसला। ठीक है। ओके। ओके जी, हाफिज। थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स।